लास्ट क्लास में मैं एसी सर्किट पढ़ा रहा था तुम्हें, ठीक है। उसमें 3 सर्किट पढ़ा दिए तुम्हें मैंने। एक था प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा दिया। जैसे मान लो ये तुम्हारा वोल्टेज है, ठीक है, और ये तुम्हारा करंट है, ठीक है। ये तुम्हारा करंट है और जो ये तुम्हारा ठीक है। तो आज हमें लास्ट सर्किट पढ़ना है, एलसीआर सर्किट। उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो एलसीआर सर्किट या आरएलसी सर्किट बोलते हैं, एलसीआर बोलते हैं इसको। एलसीआर सर्किट में अभी तक हमने सिर्फ या तो रेजिस्टर लिया है या कैपेसिटर लिया है या इंडक्टर लिया है ना। कैपेसिटर में मैं आर की जगह एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, एक चीज यूज कर सकता हूँ जो बिल्कुल आर की तरह बिहेव करेगा। उसका नाम क्या होता है? एलसीआर सर्किट में क्या होगा, हम तीनों चीज लगा देंगे। तुम्हारा रजिस्टर भी होगा, साथ ही साथ इसमें इंडक्टर भी होगा और साथ ही साथ इसमें कैपेसिटर भी होता है। ठीक है। अब ये समझो कि इस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो रहा है। आई नॉट इज द पीक करंट, ठीक है। अब क्या है, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा वी आर से। किसे रिप्रेजेंट करूंगा? वी आर से। और इसके अक्रॉस जो आएगा उसको मैं करूंगा वी एल से। और जो इसके अक्रॉस आएगा उसे करूंगा, ठीक है। अब इसके लिए तो आर ही यूज होता है, इसके लिए क्या यूज होता है और इसके लिए क्या यूज होता है? इस पूरे सर्किट के लिए जो मैं आर की जगह यूज कर सकता हूं उसका नाम होता है जेड। जैसे मैं इंडक्टर को हटा के एक्सेल, इंडक्टर में रेजिस्टर की जगह क्या यूज करता हूँ? एक्सेल। कैपेसिटर में क्या यूज कर सकता हूँ? एक्सी। यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ? यहाँ पर एक वर्ड होता है जेड। क्या होता है जेड। जेड को बोलते हैं इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस। अब ये समझने की बात है कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट किस में रहते हैं? सेम फेज में। वोल्टेज रजिस्टर में क्या रहते हैं? वोल्टेज और करंट किस में रहते हैं? सेम फेज में। ठीक है। तो मान लो ये ईएमएफ है, क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज में रजिस्टर क्या रहता है? रजिस्टर में जो करंट होता है और वोल्टेज होता है किसमें रहता है? अगर ये लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वोल्टेज को। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो क्या रहता है? सेम फेज में। क्या रहता है? सेम फेज। और इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है? करंट के साथ सेम फेज में होता है, लीड कर रहा होता है। कितने एंगल से लीड करता है? क्या? 90 से लीड करता है। उसको क्या बोलूंगा मैं? एक्सेल। और कैपेसिटर में वो क्या करता है? लैग करता है। कितना एंगल से? 90 से। एक्सेल। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो अगर मैं समझने की कोशिश करना, अगर मैं वी आर लिखने की कोशिश करूं, वी एल लिखने की कोशिश करूं और वी सी लिखने की कोशिश करूं, देखो वी आर क्या होगा? वी इज टू आई आर होता है। ये रजिस्टर के क्रॉस लिख रहा हूँ। इसमें करंट और वोल्टेज क्या होता है? सेम फेज में। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है। सबसे पहले समझना, यहाँ पर साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी रहेगा। वी एल के अंदर क्या होगा? यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है? ये करंट दे रखा है ना। तो इंडक्टर में पोटेंशियल क्या करता है? लीड करता है। करंट से पोटेंशियल पे आना है तो प्लस करोगे माइनस करोगे?
प्लस करोगे कितने एंगल, और इंडक्टर में आना तो क्या करोगे, कितना एंगल, ये आ गया। अब आई आर करना है मुझे, आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट, और यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई में आर, इसमें क्या होगा, आर की जगह क्या यूज होता है इंडक्टर में, एक्सएन, और इसमें क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर हमारा ये वी आर है, पोटेंशियल में वीएल ऊपर होता है और बीसी किधर होता है, नीचे होता है, आया समझ, ठीक है। अब ये समझो कि इसका जो बिहेवियर होगा, समझ रहे हो, इसका बिहेवियर कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा, झूम क्यों रहे हो तुम बेटा इतना, हाँ ऐसे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा वीएल हो गया और वीसी हो गया। अगर मुझे नेट निकालना है, आप थोड़ा ना उसकी तरह सोचना, किसी तरह वेक्टर्स की तरह, जो हमारा वी नेट होगा वो क्या होगा, इसमें वी नेट कैसे निकालेंगे हम, देखो वेक्टर में कैसे करते हो, ये प्लस जे कैप हो गया माइनस जे कैप हो गया। अब देखो अगर तुम्हारा वीएल बड़ा है वीसी से, इसका मतलब क्या है, वीएल बड़ा है वीसी छोटा है, तो वीएल में से वीसी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नेट आंसर किधर की साइड आएगा, ऊपर की साइड, तो ये क्या होगा वीएल माइनस वीसी। पर अगर उल्टा है, वीसी बड़ा है वीएल से, तो नेट आंसर किधर की साइड आएगा, नीचे की साइड, ये क्या होगा तुम्हारा वीसी माइनस, और ये होगा वी आर, वी नेट क्या होगा, वी नेट होगा इधर की साइड, वी नेट किधर होगा, बी से जो जाएगा, वेक्टर की तरह समझो, ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। कभी भी नेट वोल्टेज निकालने के लिए बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। अगर मैं इसका उल्टा करूं, इसके अंदर क्या होगा, वो ऐसा होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस, हम वी सी माइनस वी एल लिखे, वी एल माइनस वी सी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, वी नेट का फॉर्मूला समझ आ गया कैसे निकाला मैंने, ये वी नेट है अंडर रूट ऑफ वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, पर गेट बंद करना। हाँ, वीएल और वीसी इक्वल भी हो सकते हैं। अच्छा, वीएल और वीसी इक्वल होंगे तो वीएल और वीसी एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है, फिर वो वी आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो वी नेट इक्वल टू वी आर आ जाएगा। वो जो सर्किट होगा जिसमें वीएल और वीसी बराबर होंगे, वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें वीएल और वीसी का कोई काम ही नहीं है, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर है, ये समझ आ गया, इस चीज को रब कर दो। तुम लोगों को उसमें बड़ा मजा आता है ना, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, याद रहने वाला कुछ नहीं है। हाँ, क्या ये इंडक्टर लेके आऊं एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, कुछ ना होगा भाई, कहीं पर मैंने कहा 1000 बदल 2000 भी बढ़ा दिया ना, तुम्हें क्या बताऊंगा, ये मुंह पे बोला नहीं, बट ये चीज मैं बताता हूँ, जब जस्ट मैंने ये बोल के रिकॉर्डिंग बोल के 1000 रुपीज बढ़ा दिए थे ना, उसी में हो गए थे, सर क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा फीचर कोई नहीं देखता। हाँ, अब देखो इसके अंदर भी 3 केस हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सएल बड़ा है, दूसरा एक्सी बड़ा है, और तीसरा क्या है, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, दिस इज अ केस ऑफ रेजोनेंस।
दिस इज अ केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ठीक है। अब आप समझो बात को, अगर एक्सेल बड़ा एक्सी से, तो एक बात ध्यान रखना, अगर एक्सेल बड़ा एक्सी से, इसका मतलब ये है कि पूरा सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, एज अ इंडक्टर। एक्सेल बड़ा है किससे, तुम समझो बात को, करंट रजिस्टर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों? रजिस्टर तो चाहता है कि करंट और ईएमएफ किस में चले, सेम लाइन में। वो ना ईएमएफ को आगे करना चाहता, ना पीछे करना चाहता, ना करंट को आगे करना चाहता, ना पीछे करना चाहता। वो मिल बांट के नाम चलते रहो, साथ साथ चलो, साथ बढ़ो, साथ सबका साथ सबका विकास, वो काम है इसका, रजिस्टर का। ठीक है, पर इंडक्टर में क्या है, इंडक्टर चाहता है, इंडक्टर क्या चाहता है, इंडक्टर चाहता है कि पोटेंशियल क्या करे, लीड करे, और कैपेसिटर क्या चाहता है, लैग करे। अब ये है कि इस सर्किट के अंदर प्योर एल भी नहीं है, प्योर सी भी नहीं है, तो क्या होगा, ये डिसाइड इससे होगा किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी ताकत ज्यादा है। घर में हर किसी के घर में पापा की नहीं चलती, किसी किसी घर में मम्मियों की भी चलती, हुकूमत किसी चलेगी, ये बात उस पर डिपेंड करती है कि पावर किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें अगर एक्सेल बड़ा एक्सिस है तो किसी हुकूमत चलेगी, एक्सेल की। और एक्सेल क्या चाहता है, पोटेंशियल क्या करे, तो पोटेंशियल क्या करेगा, लीड करेगा। अगर एक्सी बड़ा एक्सेल से तो किसकी मर्जी चलेगी, एक्सी की। और कैपेसिटर क्या चाहता है, लैग करे। ठीक है, लैग करे, बट ये अकेले नहीं है, लैग तो करेगा। अगर कैपेसिटर है तो लैग तो करेगा, पर इस बार पाई/2 से 90 से नहीं करेगा। अब कॉम्बिनेशन में है ना, तुम समझो, घर में चाहे किसी की भी हुकूमत चले, पर ऐसा नहीं होता कि दूसरी बात बिल्कुल काट दी जाती है, थोड़ा बहुत रखनी पड़ेगी, नहीं तो खाना उसी को देना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो मान ली जाती है। ठीक है, पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा मान लूंगा तुम्हारी भी थोड़ा पॉइंट, थोड़ा बहुत। ठीक है, आया समझ है? हाँ, एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल 90 नहीं रहेगा। पर ये जरूर है कि अगर एक्सेल बड़ा हुआ एक्सी से लीड करेगा पोटेंशियल, और एक्सी बड़ा हुआ एक्सेल से तो लैग करेगा पोटेंशियल, पर 90 से नहीं होगा। किससे होगा? क्योंकि हमें कैसे चलना है, मिलजुल कर। ये पॉलिटिक्स में भी होता है, जब भी कोलिजन गवर्नमेंट बनती है ना, वो महान किसी को ना विरासत में चीजें मिल जाती हैं, उसे विरासत में चीजें मिली हुई हैं, पर पावरफुल बहुत है वो। एक विपक्ष के नेता की पावर कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, एक विपक्ष के नेता की, जो विपक्ष का जो वो होता है ना लीडर, उसकी जो पावर होती है एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। और एक कैबिनेट मिनिस्टर की पावर हाईएस्ट मिनिस्टर अथॉरिटी होती है वो। ठीक है, एक्सेल बड़ा एक्सी से, समझ आया? अब जब एक्सेल बड़ा होगा एक्सी से, तो क्या होगा, लीड होगा, एक्सेल माइनस एक्सी, और ये क्या हो जाएगा, आर। तो जो जेड, जो मैं आर की जगह यूज करने वाला हूं, वो है जेड। जो मैं जैसे मैं कैपेसिटर में एक्सी यूज कर रहा था, इंडक्टर में एक्सेल यूज कर रहा था, वैसे इस पूरे सर्किट में मैं क्या यूज करता हूं, जेड। और वो क्या होगा, वो जेड होगा इंपेडेंस। इसका नाम क्या होता है, कुछ मतलब नहीं निकालना, यही होता है। और ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस। और अगर एक्सी बड़ा एक्सएल से तो क्या होगा, अभी भी जेड होगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है। और लास्ट केस है रेजोनेंस, यहां पर क्या होगा, जेड अंडर रूट ऑफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन तीनों केस में जेड किस में मिनिमम है, सही तो है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू इम्पेडेंस,
जेड क्या है? इम्पिडेंस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अभी समझना है कि जेड मिनिमम कब है। देखो हर किसी में आर स्क्वायर तो है ही, हर किसी में क्या है? आर स्क्वायर है ही, प्लस समथिंग कुछ कर रहा हूं। इम्पिडेंस तो वो मान लो जो रजिस्टर में आर होता है ना, जो काम रजिस्टर में आर का होता है, वो इस सर्किट में, जैसे रजिस्टर में क्या लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ ना रजिस्टर के अंदर सिर्फ प्योर रजिस्टर होगा, तो अगर उसमें ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो मुझे करंट निकालना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, उसको लिखता हूँ सीधा ई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय आर कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें क्या करूंगा, अगर मुझे ईएमएफ दे रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, पहली चीज, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना, आर की जगह इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जेड से। इंडक्टर में मैं एक्सएल से करता था, और कैपेसिटर में किससे करता था, एक्सी से। वो है एक्स का काम, ये आर की तरह वेव करता है? ये नेट कर, अभी बता रहा हूं, रब कर दूं। देखो अगर मान लो ये क्या है, रेजोनेंस में इंपेडेंस क्या होता है, रेजोनेंस में इंपेडेंस क्या होता है, मिनिमम। रेजोनेंस में इंपेडेंस क्या होता है, मिनिमम। और सुनो, मैक्सिमम करंट आई नॉट, मैक्सिमम करंट आई नॉट वो क्या होता है, वी नॉट बाय आर, वी बाय आर होता है ना रजिस्टर में। कैपेसिटर में क्या होता है, वी बाय एक्सी। और इंडक्टर में क्या होता है, वी बाय, इसमें क्या होगा, वी बाय वी नॉट बाय जेड। इसमें क्या होगा, इसमें भी वी नॉट बाय जेड। ये बताओ आई नॉट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब जेड मिनिमम होगा। और जेड मिनिमम कब होता है, तो फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंस के केस में इंपेडेंस मिनिमम होता है और करंट क्या होता है, ये समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अभी समझने की बात है, अगर मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, करंट। मुझे नेट, देखो इन सबके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज आ रहा है, वैसा होता भी ऐसा, अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग क्या आता है, अलग अलग वोल्टेज आता है। बट ये समझने की बात है कि अगर एक्सेल बड़ा है एक्सी से, अगर एक्सेल बड़ा है, अच्छा एक और चीज बतानी थी इसमें मुझे, ये आर हो गया, और इंपेडेंस क्या जाएगा, इंपेडेंस जाता है बीच से जेड। यहाँ पर भी इंपेडेंस कहां से जा रहा है, बीच से, दैट इज जेड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यही होगा ना, जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, वेक्टर के हिसाब से यही हो रहा है, यही होता है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। जो ये जेड है, जो ये आर के साथ एंगल बनाता है ना, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या कॉस अल्फा की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है क्या होगा यहाँ पर, व्हाट विल बी कॉस अल्फा? कॉस अल्फा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर बाय, ध्यान रखना है इस टर्म को, कॉस अल्फा इज नोन एज पावर फैक्टर। कॉस अल्फा को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू 1 कब होगी, किस केस में होगी, इन तीनों में से, केस 1 2 3, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, रेजोनेंस, है ना, एट रेजोनेंस z इक्वल टू आर एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू, एंड अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, आया समझ? और टेन अल्फा क्या होगा, अगर मुझे टेन अल्फा लिखना हो, टेन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाय, अरे भाई शिफ्ट कर लेना इसको, पैरेलल वेक्टर शिफ्ट, एक्सएल माइनस एक्सी बाय, और इसमें लिखूंगा तो एक्सी माइनस एक्सएल बाय, मुझे दोनों को एक साथ शो करना है, तो मैथ में एक टर्म यूज होता है मॉडुलस। एक ऐसा फंक्शन है, ऐसी मशीन है जिसमें कुछ भी डालू क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें टेन अल्फा, इसमें टेन अल्फा तो 0 हो जाएगा ना, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, इसमें टेन अल्फा क्या होगा, 0।
ये चीज समझ आ गई? अगर मान लो तुम्हें इसमें हमें क्या दे रखा है, करंट, क्या दे रखा है, करंट। बस चुपचाप हो जाओ। जो आर का काम होता है वो इम्पेडेंस का काम है। बस क्या होता है, क्यों होता है, ये सारे सवाल जब तुम्हारे यहीं पर जागते हैं। चुप हो जाओ। मार्क्स आ नहीं रहे हैं, बकेट दुनिया भर की करते हैं। सुनो, आप सुनो सुनो, अगर मान लो एक्सेल बड़ा है एक्सिस है, एक्सेल बड़ा है एक्सिस है, इसका मतलब कौन लीड करेगा, एक्सेल लीड करेगा, मतलब पोटेंशियल लीड करेगा। अगर करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो जो वोल्टेज होगा वो इससे आगे ही होगा, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग होगा, पर वो समथिंग पाई बाय 2 नहीं होगा, वो समथिंग पाई बाय 2 नहीं होगा, वो पाई बाय 2 होकर क्या होता है, अल्फा। तो अगर हमें करंट दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें वोल्टेज होगा आई नॉट से क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, पहले तो बाहर मल्टीप्लाई होगा आई नॉट मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या तुम्हें दे रहा है, ये तुम्हें ई नेट दे रहा है, क्या दे रहा है, यहां पर भी 5 कर देना फिर। और कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, पोटेंशियल क्या करता है, लैग करता है। तो यहां पर क्या होगा, आई नॉट जेड, अगर वो साइन ओमेगा टी है तो ये क्या होगा, माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ प्लस माइनस होगा ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। ये याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, पावर फैक्टर याद होना चाहिए। उसके अलावा ये याद होना चाहिए जो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया समझ, ठीक है। अब बस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक हो जाएगा खत्म। ये रब कर दूं, ये रब कर दूं। अच्छा, इसमें एक और चीज पढ़नी है, जो कि पावर। पावर ना हमारे इसमें 3 टाइप की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, दूसरी होगी एवरेज पावर, तीसरा होगा एपरेंट पावर। लॉसेस, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस ना, लॉसेस तो ट्रांसफार्मर ही होते हैं, और क्या, वो तो 5 मिनट का टॉपिक है। अब देखो, हम पे जो पावर होती है वो 3 टाइप की होती है। पावर इसमें हम 3 टाइप की पढ़ेंगे। ए होगा इंस्टेंटेनियस पावर, देखो इंस्टेंटेनियस जहां पर भी वर्ड यूज होता है ना, उसका मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है जो तुमने पढ़ रखा है, V इंटू, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो और इंस्टेंटेनियस करंट हो, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस, आर एम एस पता है ना, वी नॉट बाय रूट 2 आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट 2। नहीं आता, क्या इंटू आर नहीं होता उसमें, यहाँ cos फाई लिखा है, अपने वहाँ पे आर नहीं आता। ये बोल रहे हो, सिर्फ आर। अपरेंट पावर क्या होता है, अपरेंट पावर क्या होता है, अपरेंट पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, क्या मैं लिख सकता हूं, जो कॉस अल्फा है
वो तो R बाय Z होता है, इसका एक और फॉर्मूला नहीं आ सकता, cos अल्फा इज P एवरेज बाय V RMS I RMS, P एवरेज बाय V RMS, और V RMS I RMS है क्या असल में, आया समझ? अच्छा देखो, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में पावर भी मैक्सिमम होता है, करंट भी मैक्सिमम होता है। जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूं, बस याद रखना एपरेंट वर्ड जहां पर हो ना, ये फॉर्मूला लगाना, बस ज्यादा दिमाग नहीं। रियल पावर आइडियल पावर, उसमें रियल और नॉन रियल पावर भी होती है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, वैसे इसमें भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए देखो, अगर अगर तुम ये समझो कि जिस फ्रीक्वेंसी से मैं समझा रहा हूं और उस फ्रीक्वेंसी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस टाइम जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पावर होगी ना, मैक्सिमम होगी। मतलब मैं डेली बोल रहा हूँ, रिवाइज करके आ रहे हो, क्वेश्चंस करके आ रहे हो, तो जो मैं समझाऊंगा हर क्लास में, उस टाइम तुम मैक्सिमम समझोगे। उस टाइम तुम्हारी समझने की फ्रीक्वेंसी और मेरी समझाने की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो उस टाइम तुम मैक्सिमम हो जाए, तुम ऊपर नहीं जाओगे। तुम लोगों की आदत, तुम पीछे का कवर कर लो, वही बड़ी बात, आगे चलने, तुम आगे चलने वाले बच्चे नहीं हो बेटा। हाँ, अब देखो ये चीज समझ आ गई। अच्छा, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में पावर भी मैक्सिमम होती है और करंट भी मैक्सिमम होता है। ऐसा होता है, देखो 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 बेटा, ध्यान से समझना। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ ना, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हो रहा है इसका बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अभी निकालेंगे कैसे? एक्सएल बराबर है एक्सी के, मतलब एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी। ध्यान से देखो, ओमेगा इधर चला जाएगा, एल इधर आ जाएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय, और ऊपर लिख दो क्या, देखो ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाय, तो ओमेगा कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? 2 पाई एफ आर इज 1 बाय अंडर रूट, एफ आर इज 1 बाय अंडर रूट 2 पाई रूट एल सी। चुप रहो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस होगा। आप निकाल लो क्वेश्चन, खोल लो। है अच्छा यार, एक चीज और बतानी थी मुझे, भूल गया मैं। क्या हो गया सर? 70 वाला रुक जाओ, मिटाओ थोड़ा इजी। देखो देखो ध्यान से समझना, बी टी क्या है? मान लो ये तुम्हारा हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई टी हो गया आई नॉट, तो ये क्या हो गया? आई नॉट ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये पता है एक फॉर्मूला होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉस 2 थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉस 2 थीटा। अगर मुझे साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो एक साइड रुक जाओ, कॉस स्क्वायर होता है ना 1 माइनस, हाँ सॉरी 1 माइनस होता है, कॉस 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस 2 को 1 माइनस साइन लिखूंगा तो ठीक है, 1 माइनस। थोड़ा नीचे भी ले लो, रख कर दो। थोड़ा साफ कर दो बोर्ड। अरे सॉरी, देखो ये क्या हो गया तुम्हारा? आई नॉट ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान रखना, जो कॉस 2 थीटा होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम यहां से देखोगे जो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, वो आएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा।
ठीक है, और इस 2 को क्या ले जाओगे इधर की साइड, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओमेगा टी है, क्या है, तो यहाँ पर क्या सकता हूँ मैं, थीटा की जगह क्या सकता हूँ ओमेगा टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी, तो पावर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई नॉट ई नॉट साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं, देखो इस 2 को नीचे ले जा रहा हूँ, थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं ओमेगा टी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ओमेगा टी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे कि मुझे पता है आधो के दिमाग से चला गया, ठीक है, अब तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें बस ये दिमाग लगाना है कि देखो, नहीं मैं तुम्हें कुछ कराना चाहता हूँ, आप जो है सर कह रहे हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है एफ, मतलब दोनों का नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड सेम होता है, बट करंट और वोल्टेज दोनों का, अगर एक सेकंड में करंट 5 बार ऊपर नीचे हो जाता है तो वोल्टेज भी 5 बार ऊपर नीचे होगा, बट जो पावर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है, 2 ओमेगा आ गया, तो ध्यान रखना जो पावर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है डबल होती है, कभी भी ग्राफ में तुम्हें फ्रीक्वेंसी डबल दिखे तो किसका ग्राफ होगा पावर का। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वोल्टेज का ग्राफ चल रहा है, इस ऑक्सीलेशन में इसने वोल्टेज ने क्या करा है एक बार ऊपर नीचे गया है, पर अगर पावर होगा तो पावर कितनी बार चला जाएगा, इसमें पावर का कौन सा ग्राफ होगा ब्लू वाला, और करंट या वोल्टेज का ग्राफ कौन सा होगा ब्लैक वाला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल होती है पावर की। एक बार जरा आ जाओ बेटा पेज नंबर 55 नोट्स, पेज नंबर 55 देखो इसमें 3 दे रखे हैं, समझ रहा क्या है, बीटेक का क्वेश्चन है सर ये। ये एक्स का ग्राफ है एक्स नहीं देखता, ये वो वाला एक्स नहीं है तो तुम सोच रहे हो उसकी फोटो नहीं दिख देखो ध्यान से समझो, तुम्हें इसमें एक बार जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें दिख रहा है जब बी जिस पे मैं बोलूंगा उस पर ध्यान लगाना, शांत हो जाओ, तुम्हें दिख रहा है एक बी का ग्राफ है और एक ए का ग्राफ है, तुम देखोगे बी जब अपना एक ऑक्सीजन कंप्लीट कर रहा है ना, उतने में ए ने अपने 2 ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया, ए क्या है, अब ये कैसे याद रहेगा मुझे कॉन्सेप्ट याद रहेगा, हाँ अब ये पेपर के टाइम भूल जाओगे तुम डबल होता है। अब देखो इसमें 2 कर्व सिंगल है, एक तो तुम्हारा सी भी सिंगल है और बी भी क्या है सिंगल, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब फ्रीक्वेंसी सेम किसकी होती है करंट और वोल्टेज की, तो एक करंट होगा एक, अब देखो ऊपर उसने दे रखा है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी दिया है, साइन का ग्राफ कहां से चालू होता है ओरिजिन से, तो जो ओरिजिन से चालू हो रहा है वो किसका ग्राफ है V का, और जो ये डॉट डॉट बना हुआ है ये कहां से चालू, अबे मेरी शक्ल मत देखो नोट देखो, आपने एक्स की बात कर ली ना सर, ठीक है वो प्रथा कह रही कौन से एक्स को याद करूं वो उसी में कंफ्यूज हो गए ठीक है, अब ये समझ आ गया, देखो हम ये तो समझ आ गया ना मैं कि जो ए का है वो पावर का है, ए किसका है पावर, बचा बी और सी, हमें V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी दे दिया, तो ओमेगा साइन का ग्राफ तो हमेशा कहां से चालू होना चाहिए 0 से, तो इसमें से कौन सा 0 से चालू हो रहा है बी या सी, बी, तो बी किसका ग्राफ है वोल्टेज का, और ए किसका ग्राफ है करंट का। अच्छा एक बात बताओ, करंट ऊपर से चालू हो रहा है तो करंट लीड कर रहा है लैग कर रहा है, सॉरी सी किसका हो गया करंट का, ए किसका हो गया पावर का, बी किसका हो गया। अब ये बताओ कि जो करंट है ये तो आइडेंटिफाई कर लिया करंट होगा, करंट लीड कर रहा है लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है और कितने एंगल से लीड कर रहा है, साफ दिख रहा है π/2 से, कितने से कर रहा है, तो ये तो प्योर सर्किट होगा, कौन सा सर्किट होगा प्योर, और करंट लीड कर रहा है तो कैसा सर्किट है ये तो एक्स है क्या हमारा कैपेसिटर, हो गया क्वेश्चन खत्म, दिखाना मुझे बेटा मुझे भी दिखाना,
ठीक है, अब क्या है, अच्छा इसमें सी ग्राफ क्या है, हाउ डज इम्पिडेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी, हाउ डज इम्पिडेंस, इम्पीडेंस है क्या? इम्पिडेंस बताया ना भी जेड है, रेड क्या है? तुम्हें ग्राफ याद रखने हैं। Net resistance of the circuit is Z. नेट रेजिस्टेंस Of the circuit is Z. ये मान लो, यही तो बोल रहा हूँ कि जैसे पूरे की जगह हम जेड यूज कर सकते हैं। अच्छा इस वाले सर्किट के लिए एलसीआर सर्किट हाँ ये बोलो ना। हाँ एलसीआर सर्किट के लिए आगे ओके वो नहीं पूछेगी, वो ये पूछेगी सर जेड आया कहाँ से, क्यों आया, जेड ही क्यों रखा, एक्स भी तो रख सकते थे। अच्छा इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होता है, जेड वर्सेस एफ का ग्राफ जैसे करंट और उसका होता है ना, इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तीनों ग्राफ ऐसे ही होता है। और डी देखो, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट फेज कंडीशन, हमें करंट बोला, अब देखो अब हो गया ना बवाल, करंट बोला, करंट कैसे निकालेंगे, करंट क्या होगा, आई नॉट एक्सी, आई नॉट इंटू एक्सी sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, वोल्टेज से लीड करता है लैग करता है, करंट प्लस होगा ना, करंट लीड करता है ना, करंट लीड करता है, वोल्टेज दे रखा है, कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट लीड करता है ना, तो वोल्टेज से करंट पे हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्वेश्चन खत्म हो गए चारों पार्ट, नहीं समझ आया, ये आसान सा क्वेश्चन था लीड कैसे कर रही है अच्छा एक चीज रुको, अरे एक चीज मुझसे गलती हो गई, ये जो एक सेकंड, ये जो सर्किट है ये तो कैपेसिटर सर्किट है, इसमें तो जेड होगा ही नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें तो एक्सी होगा, है ना, और एक्सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा, क्या होता है 2 पाई, तो एक्स और एफ में रिलेशन कैसा होता है इनवर्स, तो इसका ग्राफ ऐसा ना हो कि कैसा होगा हाइपरबोलिक, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पे आ जाओ, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पे द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट, क्या बताया था पावर फैक्टर उसका, कॉस एफ की वैल्यू क्या होती है, अगला देखो द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज 0.5, बट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस जो होता है ना इसमें अल्फा होता है, क्या होता है अल्फा, जो अल्फा निकालो ना यहाँ पर वही है फेज डिफरेंस, ठीक है। आप कैसे निकालोगे ये अल्फा, तुम्हें पावर फैक्टर दे दिया 0.5, मतलब किसकी वैल्यू दी है कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा इज आर बाय जेड, तो आर बाय जेड इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अच्छा सॉरी, कॉस अल्फा इज आर बाय जेड और कॉस अल्फा इज 1/2, 1/2 किस एंगल पे होता है 60, तो क्या फेज डिफरेंस रहेगा 60, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंपेडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट, इंपेडेंस क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स, खत्म। नीचे पे आ जाओ, उसके नीचे पे देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल बाय एक्ससी होता है, ओमेगा स्क्वायर एनसी। खत्म। अगले यहाँ पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ हिंदी, अरे मेरी शक्ल मत देखो, नोट देख लो भाई। कैपेसिटर को सी से 2C पे चेंज कर दिया, उसने बोला है हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया है, एफ आर इज 1/2 पाई अंडर रूट एल बाय सी। अच्छा एक बात बताओ, अंडर रूट एल सी है, सी को डबल कर दिया तो एल को क्या हो जाना चाहिए सेम रखने के लिए, ये 2 हो जाएगा तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए 2, तो इंडक्टर क्या होना चाहिए हाफ, बिना सॉल्व करे आंसर निकाल लिया। तुमने निकाला है, मैंने नहीं निकाला, तुमने तो बताया हाफ होना चाहिए, मेरे को तो पता ही है। अच्छा अपने लिए बजा रहे हो, तो फिर तो भाई जल्दी बजाओ।
सही बताओ ये